तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जिस दुनिया में सब कुछ मैजिक ही है और इस दुनिया के हर कोने कोने में तुम मैजिक पाओगे। यहाँ के लोग छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम मैजिक के कारण करते हैं और ऊपर से ड्रैगन जैसे क्रिएचर्स का इस दुनिया में दिखना एकदम से नॉर्मल है। तो हाँ यार, शायद से तुम इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं पाओगे जो कि मैजिक को ना इस्तेमाल कर सकता हो सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर के। इस तरह जंगलों के बीच में कहानी हमारे मेन कैरेक्टर पे जाती है जो कि इस तरह से अपना वर्कआउट कर रहा होता है जैसे कि बच्चों का खेल हो और उसकी खाने की फेवरेट चीज क्रीम पफ होती है। तभी कहानी हमारे मेन कैरेक्टर के फादर रेगुलर बन्नेट पे जाती है जो कि 75 इयर्स ओल्ड होता है। आराम से सुकून से ही बैठा हुआ होता है। यूं ही उसका बेटा आते सारी दरवाजा तोड़ के उसे पूरे तरीके से अंदर से हिला देता है। इन सब में उसका फादर उस पे चिल्लाते हुए कहने लगता है, ओए माश, तुमने पूरा का पूरा दरवाजा क्यों तोड़ डाला? तो हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम माश होता वो उसके जवाब में कहने लगता है, ओह मैं तो भूल गया था कि इसे अपनी तरफ खींचूं या फिर आगे की तरफ धक्का दूं। पर अब उसके फादर को उसकी इस हरकत से काफी ज्यादा एतराज होता है। माश अपनी नजरें झुकाते हुए अपने फादर से बोलता है, फादर माफी चाहता हूँ। और उससे यूं टूटता देख के उसके फादर से जरा भी बर्दाश्त न होता। वैसे कहता है, जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो फिर खैर है। और अब माश उस दरवाजे को ठीक करने के लिए बाहर ले जाने लगता है, लेकिन पागल मसला है बाहर ले जाते भी दरवाजे के टुकड़े कर डालता है। देखने के बाद उसके फादर को फिर भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब वो जो दोबारा से माफी मांगता है तो उसका फादर एक ही लम्हे में उससे माफ कर डालता। फिर दूसरे सी में माश अपने फादर से पूछने लगता है, फादर आप मुझसे ये सारा का सारा वर्कआउट क्यों करवाते हैं? जो सुनने के बाद उसका फादर अपने दिल में कहने लगता है, क्योंकि तुम दूसरे लोगों से काफी अलग हो और तुम मैजिक का इस्तेमाल तक नहीं जानते। यही वजह से तो मैं तुम्हें लोगों से भी अलग लगता हूँ। तो एटलीस्ट यार मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसका फादर एक तरफ सोचने के बाद उससे कहने लगता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्योंकि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। जाते जाते उसका फादर सीरियस होके कहने लगता है, माश मैं तुम्हें कई बार ये बता चुका हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में सिटी में जाना तुम्हारा मना है। ये कहने के बाद उसका फादर यहाँ से चला जाता है, पर उसके जाते सार ही उसके फादर के लाख मना करने के बावजूद भी माश अब सिटी की ओर बढ़ने लगता है। ये सोचते हुए माफी चाहता हूँ फादर, लेकिन अब पेट पूजा के हाथों में मजबूर हूँ। ये कहते हुए माश अपने चेहरे को क्लॉक से ढक के अब सिटी में आ जाता है। और सिटी में वो एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन पाता है, वो हर एक कोने कोने में मैजिक का मौजूद होना। इसी दौरान माश एक शॉप में क्रीम पफ को लेने को जाता है। उसी बीच में माश जो ही शॉप ओनर को पैसे देने लगता है, वो शॉप ओनर उन पैसों के सिक्के को देख के वहीं पे खड़ा का खड़ा चौंक जाता है। उससे इस बात का तो एहसास हो जाता है कि हाँ यार ये शख्स जो भी है, मगर इसने अपने हाथों के दम से आजकल के दौर में ह्यूमनली पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। उसकी धज्जियां उड़ता देख के हमारा मेन कैरेक्टर उससे माफी मांगते हुए इन सिक्कों को दोबारा से अपने हाथों से सीधा करता है, पर ये देख के मजीद उसकी धज्जियां उड़ जाती है। इन सब में माश क्रीम पफ तो बाय कर लेता है, मगर एक हवा के झोंके से उसकी क्लॉक की टोपी उसके सर से जैसे तैसे हटती है। के चेहरे पे अपनी नजरें ठहराने के बाद आसपास के सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर माश के पास जमा होने लगते हैं। सारे लोगों के चेहरों से हैरान और परेशानी साफ जाहिर हो रही होती है। दूसरा सीन मैजिक सिक्योरिटी फोर्स पे जाता है। यहाँ पे एक ऑफिसर एक अखबार में देखता है कि मैजिकल एकेडमी में डिवाइन विशनरी का टाइटल किसी बच्चे को मिल चुका है, पर अपनी नजरें ठहराने के बाद उस बंदे को थोड़ी सी जेलसी सी फील होने लगती है कि जिसको भी ये डिवाइन विशनरी टाइटल मिलता है वो बहुत ज्यादा फेमस और नोबिलिटी वाली लाइफ जीता है। तुम ये कह सकते हो वो लाखों में एक ही विजिट होता है। अब इसी में उससे एक रिपोर्टर कॉल आती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ही होती है। लोगों का कहना होता है कि एक ऐसा बंदा है जिसके चेहरे पे कोई निशान तक नहीं है। कहानी माश पे जाती है जो कि इसी में एक शराबी सिक्योरिटी मेंबर हमारे माश से टकरा जाता है। सारा का सारा ब्लेम माश पे डालने लगता है कि वो दिन भर मेहनत करता है तुम लोगों को महफूज रखने में। देखो तुमने अपने क्रीम पफ से उसकी वर्दी गंदी कर डाली। तक उस सुनने के बाद माश उसके कपड़े पकड़ के वहीं पे फाड़ डालता है। वो पागल मसल है उसकी भलाई करने के लिए कर रहा होता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें ये दो के लिए आऊंगा, पर उससे क्या मालूम ऐसा करते करते उसने उसका बड़ा नुकसान कर डाला है। और अब थोड़ी देर में वहां पे मैजिकल सिक्योरिटी ऑफिसर भी पहुंच जाता है। उसकी नजरें जो ही माश पे पड़ती है तो वो ये देख के ही समझ जाता है यही है वो बंदा जिसके बारे में रिपोर्ट मिली है कि इसके चेहरे पे वो मैजिकल ब्रांड का निशान नहीं है जो कि सबके चेहरों पे मौजूद है। इसका मतलब ये मैजिक इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। खैर यार हमें बताया जाता है इस ऑफिसर का नाम है ब्रैड।
वो ब्रैड है बस एक कदम माश की तरफ लेता ही है, कहीं से माश का फादर आ टपकता और वो एक ही लम्हे में माश को उठा के यहाँ से रफू चक्कर हो जाता। पर ब्रैड अपने जादुई छड़ी निकाल के ट्रैकर के लिए एक बर्ड अपने उनके पीछे छोड़ देता है। सीन माश की तरफ जाता है जहाँ पे उसका फादर उससे काफी ज्यादा डांट रहा होता है। बर्नेट उससे बोलता है मैंने तुम्हें कहा भी था कि सिटी में नहीं जाना। तक को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अंदर से टूट जाता है और वो इस पे माफी मांगता है और उसे यूं डाउन टू अर्थ माफी मांगता हुआ देख के मैगरो बर्नेट हर बार की तरह उसे माफ कर डालता है। फिर माश उसे क्रीम पफ देते हुए कहने लगता है फादर ये मैं आपके लिए लाया हूँ। सबके बाद माश अपने फादर के कहने पे ट्रेनिंग करने चला जाता है। मैगरो अपने दिल में फिर से सोचने लगता है हम तुम्हारी कारण इस फॉरेस्ट के बीच में रहते हैं, पर अब मैजिकल पुलिस को थोड़ी बहुत खबर होने लगी है इस बारे में कि मैगरो का ध्यान बाहर उस बर्ड पे पड़ता है जो कि मैजिकल बर्ड होता है ब्रैड का। तभी नजर चिपकते ब्रैड और उसकी फोर्सेस इस घर में सीधा टूट आती है और अब देखते देखते ब्रैड मैगरो को टॉर्चर करना शुरू करता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पे छुपा है। वो मैगरो को काफी मारते और काफी धमकाते और काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं, लेकिन मैगरो बर्नेट इतनी मार खाने के बावजूद भी अपना मुंह ना खोलता। वो ब्रैड उससे बार बार कह रहा भी होता है कि ऐसे बंदों को जीने का कोई हक नहीं है हमारी हिस्ट्री में जिसके चेहरे पे मार्क ना हो। और अब मैगरो बर्नेट को अपना एक पास सा याद आने लगता है, इसमें वो मैजिक तो इस्तेमाल कर सकता था लेकिन उसका मैजिक काफी ज्यादा वीक था और जिस वजह से उसकी अपनी फैमिली से लेके बाहर के लोग उससे बुली करते थे, तंग करते थे और उससे नीचापन महसूस करवाते थे। और इसी तरह वो बड़ा होता गया और आखिरकार वो तंग आके सुसाइड करने का सोचने लगता है। मगर जहाँ पे वो सुसाइड करने लगता है उससे एक बच्चे की वहां पे रोने की आवाज आती है। जब उससे जो जो ही अपनी बाहों में लेता है वो उसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं पाता मैजिक का। पर अपनी नजरें ठहराने के बाद मैगरो को इस बात का एहसास होता है ये मासूम बच्चा बिल्कुल इसकी तरह है, नहीं इससे भी क्या गुजरा है। और उसके चेहरे पे ब्रांड्स के निशानात ना होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने उससे छोड़ डाला और सिर्फ उस बच्चे को अपनी बाहों में लेने से वो बच्चा काफी ज्यादा खुश होने लगता है। फिर उसे इस बात का एहसास होता है कि जिंदगी में पहली बार उसको किसी की नहीं बल्कि किसी को उसकी जरूरत है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा माशा है। ये सोचते सोचते कहानी प्रेजेंट पे आती है। मैगरो बर्नेट दिल में सोच रहा होता है जरूर हमारा खूनी रिश्ता नहीं है मगर पूरी दुनिया भी इनकार कर डाले लेकिन मैं उस लड़के का बाप ही रहूंगा। इस सब में मैगरो बर्नेट जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि माश यहाँ से भाग निकलो। तब कहीं जाके ब्रैड और उसके चमचों का एहसास होता कि माश कहीं पे करीबी में ही है। वो अपने चमचों से ऑर्डर देने लगता है कि जाके उससे ढूंढो और फिर आखिरकार तंग आके ब्रैड मैगरो की बस जान लेने को ही जा रहा होता है और उसके चमचे बाहर माश की तलाश में निकलने को जा रहे होते हैं कि अब देखते देखते नजर चपकते ही बिजली की तरह गरजते हुए इस घर में एंटर करता है और आते सारे वो इसके चमचे को एक एक दो दो चपेड़ों से फारक करता चला जा रहा होता है। उसे यहाँ देख के मैगरो बर्नेट उससे पूछने लगता है माश तुम क्यों नहीं भागे। तो माश उसे बोलता है क्योंकि आप मेरे फादर हो, मेरी फैमिली हो और बस जिंदगी में बस आप ही मेरे पास बचे हो। फिर माश बोलने लगता है अब जबकि मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ तो तुम जैसे कहो मैं जरा नर का मजा चका के आऊँ। ये सुनने के बाद ब्रैड हंसने लगता है कि तुम तो मैजिक तक इस्तेमाल नहीं कर सकते और उसका चमचा भी इसी बात पे हंसने लगता है कि तुम तो मैजिक भी नहीं इस्तेमाल कर सकते और यहाँ तक नॉर्मल मेज भी हमारे बॉस के आगे खड़ा तक नहीं हो सकता। फिर ब्रैड अपनी छड़ी के कारण एक मैजिक स्पेल को कास्ट करने को जा रहा होता है। ये देख के उसका चमचा बोलने लगता है ओह वाह ये तो वही स्पेल है ब्रैड ने उस खतरनाक से ड्रैगन को भगा दिया था। और ये स्पेल वो जो ही हमारे मेन कैरेक्टर माश की तरफ शूट करता है हमें दिखाया जाता है माश पे खरोच जाना तो दूर की बात वो स्पेल उसे यहाँ तक हिला भी ना पाता जो देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर ब्रैड उसके आगे लगातार अपने जानलेवा वार करता चला जा रहा होता है और सारे के सारे मैजिकल वार को माश एक खिलौना समझ के रोकता चला जा रहा होता है। फिर जमीन से माश अपने फादर की मैजिकल छड़ी उठाता है जो देख के ब्रैड अपने दिल में कहने लगता है तो तुम भी मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो। जो देख के वो फौरन से बैरियर को कास्ट करता है। हालांकि हमारा मेन कैरेक्टर उस जादुई छड़ी को मैजिक के लिए इस्तेमाल ना करता बल्कि वो अपनी गजब किस्म की स्पीड से उस मैजिकल छड़ी को उसकी तरफ फेंकता है क्योंकि इतनी ज्यादा खतरनाक स्पीड की वजह से कटाना से भी ज्यादा शॉट ब्रैड की शील्ड को तोड़ते हुए उसके मुंह पे एक स्क्रैच डालते हुए दीवार में धंस जाती है। और अब आखिरकार इतना कुछ देखने के बाद ब्रैड अपने घुटनों पे बैठ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर माश का फादर कुछ ज्यादा ही अमेज्ड होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं तो बस उसे इतनी ट्रेनिंग दे रहा था कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके क्योंकि मैंने सोचा नहीं था वो मैजिक के आगे अपने घुटने ठिका सकता है। और आप देखो तो सही उससे। और सबके बावजूद भी मैगरो बर्नेट अब दिल में परेशानी से कहने लगता है और फिर भी अब पुलिस हमारे पीछे आती रहेगी
इसी बात से मुखातिब होके ब्रैड भी हमारे मेन कैरेक्टर से यही कहता है कि जरूर तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस तुम्हें छोड़ डालेगी। तो मेरे साथ एक डील करो और इस मामले को यहाँ पे खत्म करो। हर साल एक ही स्टूडेंट खुदा की तरफ से चुना जाता है और इस मेथड को डिवाइन विशनरी कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम मैजिकल एकेडमी में दाखिला लो और इस मकाम को हासिल करो, और जब तुम इस मकाम को हासिल करोगे लोग तुम्हारी एग्जिस्टेंस को कबूल कर लेंगे। जाहिर सी बात है इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैगरू बर्नेट इस बात से खुश नहीं होता, मगर ब्रैड मार्श को समझाने लगता है भाई जहाँ तक तुम्हारी बात है वो तो समझ में आती है, मगर अगर तुम इस ऑफर को ठुकराओगे तुम्हारे बाप का क्या होगा। तुम खुद तो अपना दिफा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे बाप में इतनी जान है कि वो अपना दिफा कर सके। उसे बचा तो सकते हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा वक्त तो आएगा जिसमें तुम उसके साथ नहीं होगे। अगर मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ तो इसका मतलब पूरी कंट्री एक वक्त में तुम्हारे पीछे आएगी। शायद तुम तो बच जाओ, मगर तुम्हारे फादर की गारंटी नहीं दे सकते। क्या तुम सुकून की जिंदगी अपने फादर के साथ दोबारा से नहीं जीना चाहते? इतना कुछ सुनने के बाद मार्श उसकी ऑफर को कबूल कर लेता है। वो अपने फादर को बताता है कि मैं आपके साथ सुकून से दोबारा से जीना चाहूंगा। अब आखिरी सीन में हम हमारे मेन कैरेक्टर मार्श को मैजिक एकेडमी की 4 दीवारियों में देखते हैं, और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।